अध्याय 42 उत्तरदायी सरकार की ओर भाग 1 भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के पारित होने की परिस्थितियां। मिंटो मार्ले सुधार भारत में संसदीय व्यवस्था लागू करने की भावना से पारित नहीं किए गए थे, अभी तो इसलिए कि नौकरशाही की स्थिति अधिक सुदृढ़ हो जाए और मुसलमान तथा संयत मार्गी लोग इनके साथ मिल जाएं। ये सब लॉर्ड मार्ले की उस वक्तव्य से स्पष्ट है जो उन्होंने 23 फरवरी 1909 को लॉर्ड सभा में दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की योजना में हमें 3 प्रकार के लोगों से निपटना है। एक है अतिवादी जो स्वेच्छा से योजनाएं बनाते हैं और एक दिन हमें भारत से निकालने की सोचते हैं। दूसरे ऐसा नहीं सोचते परंतु स्वायत्ततापूर्ण उपनिवेशवादी सरकार की स्थापना चाहते हैं और तीसरा वर्ग है जो केवल हमारे प्रशासन में सहयोग देना चाहता है ताकि अपने लोगों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। मैं आशा करता हूं कि इन सुधारों का परिणाम हुआ है और होगा कि हम दूसरे वर्ग के लोगों को जो उपनिवेशीय स्वायत्तता चाहते हैं तीसरे वर्ग के लोगों की परिधि में ले आएं जो केवल एक संतोषजनक तथा पूर्ण सहयोग देना चाहते हैं। वास्तव में इन सुधारों में कोई भी वर्ग प्रसन्न नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें इसके वामपंथी लोग नहीं थे इस बात पर अप्रसन्न थी कि एक विशेष धर्म के लोगों को अपनी संख्या से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। मुस्लिम तथा गैर मुस्लिम चुनाव मंडलों में मताधिकारियों तथा उम्मीदवारों की योग्यताओं में एक बहुत ही लज्जाजनक तथा द्वेषपूर्ण भेदभाव बढ़ता गया था। परिषदों के लिए उम्मीदवारों पर मनमानी और अनुचित अयोग्यताएं तथा प्रतिबंध लगा दिए गए थे। शिक्षित वर्ग के प्रति साधारण अविश्वास था। प्रांतीय परिषदों की अशासकीय बहुसंख्यक परंतु असंतोषजनक रचना और उनका एक प्रकार से निरर्थक होना। कुछ आंतरिक तथा बाह्य कारणों से मुसलमानों में भी असंतोष बढ़ा। इसका प्रमाण मुस्लिम लोग के संविधान के संशोधन में मिलता है। मार्च 1913 में इसका उद्देश्य ये निश्चित किया गया भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति को बढ़ाना, बिना ऊपर लिखे उद्देश्यों को हानि पहुंचाए मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना और भारत में स्वशासन को प्राप्त करना। मुसलमानों तथा अंग्रेजी सरकार के बीच अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित करने की शर्तें तय नहीं हो सकीं, इसलिए वे लोग और भी अप्रसन्न हो गए। इसी प्रकार वे 1911 में बंगाल के विभाजन के रद्द होने पर भी अप्रसन्न थे। पृष्ठ 391। इसी प्रकार बल्कान युद्धों 1912 से 13 में भी वे ये समझते थे कि ये सब ईसाई शक्तियों का तुर्की जो इस्लाम की तलवार है उसके विरुद्ध षड्यंत्र है। उसे वे क्रॉस तथा अर्धचंद्र के बीच युद्ध मानते थे। इस प्रकार मुसलमानों तथा अंग्रेजों के बीच वैमनस्य से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के समीप आ गए। लखनऊ में हुई एक बहुत बड़ी जनसभा में एक प्रमुख मुस्लिम नेता मजरूल हक ने यूं कहा, कांग्रेस विरोधी मुसलमान अब समाप्त होता जा रहा है और संभवतः अब वो पुरातत्वीय संग्रहालयों में ही मिलेगा। कांग्रेस लीग सौहार्द का फल 1916 का लखनऊ समझौता था। अतिवादी जो मार्ले के शब्दों में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे, भारत और विदेश में अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाते रहे। पंजाब में गदर और बंगाल में कामागाटा मारू कांड, दिल्ली में होर्डिंग पर बम फेंकना इत्यादि इनके कार्यों के कुछ उदाहरण थे। मिंटो मार्ले सुधारों के प्रति भारत में इतना असंतोष था कि सरकार को इसे दबाने के लिए दमन नीति अपनानी पड़ी। 1910 का भारत समाचार पत्र अधिनियम, 1911 का विद्रोही सभा एक्ट तथा 1913 का फौजदारी कानून सुधार अधिनियम सब इसी दिशा में प्रयत्न थे। इसी प्रकार 1915 का भारतीय रक्षा अधिनियम जिससे क्रांतिकारी अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक सुदृढ़ न्यायिक गण की नियुक्ति और जिसमें अपील नहीं हो सकती थी और संदिग्ध व्यक्तियों का जेल में बंद करना विशेष रूप से घिनौना कानून थे। यद्यपि अगस्त 1914 में यूरोपीय युद्ध के आरंभ होने के तात्कालिक भारतीय रक्षा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, फिर भी भारत अंग्रेजी साम्राज्य का भाग होने के कारण युद्ध में सम्मिलित हो गया। न कि केवल भारत ने सैनिक बारूद और सामान ही दिया, अपितु 10 करोड़ पाउंड के युद्ध का भार भी अपने ऊपर ले लिया। ज्यों-ज्यों युद्ध चलता गया
मित्रों ने युद्ध के समर्थन में नैतिक मूल्यों पर बल दिया और आत्मनिर्णय का सिद्धांत उभर कर सामने आया। भारतीय लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। यदि युद्ध प्रजातंत्र की रक्षा के लिए है तो भारत कम से कम स्वशासन के मार्ग पर तो चलेगा ही। यदि आत्मनिर्णय का सिद्धांत अरबों तथा तुर्कों पर लागू हो सकता है तो भारत पर क्यों नहीं। ऐसी अवस्था में सुधारों की एक और किस्त आवश्यक थी। इस जन जागृति का एक और प्रमाण ये था कि भारतीयों ने स्वयं ही संवैधानिक सुधारों की रूपरेखाएं प्रस्तुत की और सरकार को उन्हें निरूपण करने को कहा। जिन लोगों ने ये भिन्न भिन्न योजनाएं प्रस्तुत की वे थे केंद्रीय विधानमंडल के 19 सदस्य, जिनमें जिन्ना, श्रीनिवास शास्त्री और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इत्यादि सम्मिलित थे। बनर्जी ने 1916 में प्रस्तुत एक ज्ञापन में कहा था, जिस बात की आवश्यकता है वो केवल अच्छी सरकार अथवा कुशल शासन ही नहीं, अपितु ऐसी सरकार चाहिए जो उन्हें स्वीकार हो, क्योंकि वो उनके प्रति उत्तरदायी है। मॉन्टेग्यू की 20 अगस्त 1917 की घोषणा। अपने कार्यभार संभालने के 5 सप्ताह के भीतर ही मॉन्टेग्यू महोदय, जो नए भारतीय सचिव थे, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को कॉमन सभा से अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी पूर्णतः सहमत है, ये है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी शासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत में स्थापित हो और ये अंग्रेजी साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण शीघ्रातिशीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय में ये बता दूं कि ये प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार, जिन पर भारत के लोगों की भलाई और अग्रसरण का उत्तरदायित्व है, वे ही समय तथा प्रत्येक उन्नति की मात्रा को निश्चित करेंगे और वो उन लोगों के सहयोग पर निर्भर होगा जिनको अब सेवा के अवसर मिलेंगे, अथवा जिस सीमा तक वे उस विश्वास को जो उनकी उत्तरदायित्व की चेतना पर किया जा सकता है निभाएंगे। पृष्ठ 392। मांटफोर्ड रिपोर्ट के प्रवर्तकों ने इस घोषणा को भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी है और इससे एक युग का अंत हुआ और एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ माना। ऐसा मानना उदारवाद के दर्शन में विश्वास की घोषणा थी। ये इस भावना पर निर्भर था कि स्वतंत्रता ही मनुष्य को स्वतंत्रता के उपयुक्त बनाती है। इस घोषणा ने कुछ समय के लिए भारत में तनावपूर्ण वातावरण को शांत बना दिया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया गया, परंतु भारत में एक ऐसा वर्ग भी था जो इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारत के उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय निश्चित नहीं किया गया है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि कैसे पता लगेगा सुधारों के नए चरण के लिए समय आ गया है। निश्चय ही ये भारतीय लोगों का तिरस्कार है कि अंग्रेज ही निर्णय करेंगे कि भारत को क्या और कब मिलना चाहिए। भारत सचिव स्वयं नवंबर 1917 में भारत आए और उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, कुछ प्रतिष्ठित असैनिक अधिकारियों और भारत के सभी विचारों के नेताओं से बातचीत की। एक समिति जिसमें सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु और अंग्रेजी संसद के सदस्य चार्ल्स रॉबर्ट, जिन्होंने संसद में प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में अगस्त घोषणा की गई थी, गठित की गई, जिसने वायसराय के साथ मिलकर मॉन्टेग्यू महोदय को सुधारों का मसविदा तैयार करने में सहायता दी। ये योजना जुलाई 1918 में प्रकाशित की गई और इसको आधार मानकर 1919 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। 1919 का भारत सरकार अधिनियम प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में वे तत्व निर्धारित किए गए जिसके अनुसार भारत में सुधार लाए जाने थे, जो लगभग वही थे जो 20 अगस्त 1917 की घोषणा में कहे गए थे। इसके अनुसार 1. भारत को अंग्रेजी साम्राज्य का अभिन्न अंग रहना था। 2. भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी थी। 3. जो कि केवल क्रमशः ही आनी संभव थी। 4. जिसके लिए भारतीयों का प्रशासन के विभिन्न भागों में साहचर्य बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे स्वायत्त शासन आना चाहिए। 5. प्रांतों में स्वायत्त शासन के बढ़ने के साथ साथ ही ये आवश्यक है कि प्रांतों को भारत सरकार के नियंत्रण से जहां तक संभव हो अधिकाधिक मुक्त कर दिया जाए। इस प्रस्तावना का मूल उद्देश्य ये था कि जो भी घोषणा मॉन्टेग्यू ने की थी
उसे अब एक वैधानिक रूप दे दिया गया था। अंग्रेजी सरकार का भारत पर नियंत्रण स्पष्ट कर दिया गया और ये भी स्पष्ट हो गया कि भविष्य में किस दिशा में कैसे जाना है। अधिनियम की मुख्य धाराएं। क गृह सरकार में परिवर्तन। 1793 से भारत राज्य सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था। वो अब अंग्रेजी राजस्व से मिलना था। उसके कुछ कार्य उससे लेकर एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्च आयुक्त, जिसको भारतीय राजस्व से वेतन मिलना था, उसको दे दिए गए। ये उच्च आयुक्त अब सपरिषद गवर्नर जनरल का कार्यकर्ता बन गया था। उसे अब संग्रहागार विभाग तथा भारतीय विद्यार्थी विभाग इत्यादि का कार्यवाहक बना दिया गया। प्रांतों में हस्तांतरित विषयों पर भारत राज्य सचिव का नियंत्रण कम हो गया, यद्यपि केंद्र पर उसका नियंत्रण बना रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय सचिव की भूमिका में जो परिवर्तन हुए वे उस मांग का परिणाम थे जो कांग्रेस ने 1916 के प्रस्ताव में की थी। कांग्रेस ने कहा था कि भारत पर शासन दिल्ली और शिमला से होना चाहिए, न कि व्हाइट हॉल तथा डाउनिंग स्ट्रीट से। इस मांग को केवल आंशिक रूप में ही स्वीकार किया गया था। आलोचना। कार्यकारिणी में परिवर्तनों का कोई विशेष महत्व नहीं था। यद्यपि 8 में से 3 सदस्य भारतीय तो थे, परंतु एक भी महत्वपूर्ण विभाग उनके अधीन नहीं था। ये सदस्य विधानमंडल के प्रति भी उत्तरदायी नहीं थे। जिस परिस्थिति में वे थे वो केवल गवर्नर की हाँ में हाँ मिलाने वाली ही थी। विषयों का विभाजन भी ठीक नहीं था। इसमें बहुत विचार से काम लिया गया था। आलोचकों के अनुसार व्यापार तथा संपत्ति संबंधी कानून तो केंद्र के पास रहने दिए गए, परंतु आबकारी तथा भूमि पट्टे जैसे महत्वपूर्ण विषय प्रांतों को दे दिए गए। यद्यपि प्रांतीय सूची के सभी विषय प्रशासन की दृष्टि से प्रांतों के अधीन थे, परंतु कानून बनाने के लिए ऐसा नहीं था। उनमें से कुछ के लिए जहां एक ही प्रकार के कानून होने चाहिए, केवल केंद्र को ही अधिकार था। उदाहरण के रूप में स्थानीय स्वशासनिक निकायों की कर लगाने तथा ऋण लेने की क्षमता, संभरण, सिंचाई, बिजली, कारखाने इत्यादि ऐसे विषय थे। प्रमुख कार्यकारी शक्तियां अभी भी गवर्नर जनरल के पास रहीं, जो क्राउन के प्रतिनिधि भारत सचिव के साथ लगातार पत्र व्यवहार करता था। उसे अपने पार्षदों पर पूरा नियंत्रण था, अर्थात उसकी शक्ति में कोई भी कमी नहीं की गई। ख. भारत सरकार में परिवर्तन। कार्यकारिणी में यद्यपि केंद्र में उत्तरदायी सरकार लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु भारतीयों को अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए और उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य तथा उद्योग विभाग इत्यादि सौंप दिए गए। पृष्ठ 393। इस समय तक केंद्र का सभी विषयों पर अधिकार था और वो सभी विषयों में आज्ञा दे सकता था तथा कानून बना सकता था। इन नए सुधारों के अनुसार विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची में सम्मिलित विषयों पर सपरिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था। इसमें वे विषय सम्मिलित थे जो राष्ट्रीय महत्व के थे अथवा एक से अधिक प्रांतों से संबंध रखते थे, जैसे विदेशी मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, डाक और तार, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवानी तथा फौजदारी कानून तथा कार्य प्रणाली इत्यादि सभी मामले केंद्रीय सूची में थे। परंतु जो प्रांतीय महत्व के विषय थे, जैसे स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, भूमि कर प्रशासन, जल संभरण, अकाल सहायता, शांति तथा व्यवस्था, कृषि इत्यादि प्रांतीय सूची में थे। जो विषय स्पष्ट हस्तांतरित नहीं किए गए वे सभी केंद्रीय माने गए। विधान संबंधी परिवर्तन। एक सदनीय साम्राज्यिक विधान परिषद के स्थान पर इस एक्ट के अनुसार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हो गई। एक सदन राज्य परिषद और दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा का था। राज्य परिषद में जो ऊपरी सदन था 60 सदस्य थे, जिनमें से 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होने थे और 34 निर्वाचित होने थे। इस प्रकार यहाँ निर्वाचित बहुसंख्या की स्थापना कर दी गई। 26 मनोनीतों में 19 पदाधिकारी तथा 7 अशासनिक होने थे। 34 निर्वाचितों में से 20 साधारण चुनाव क्षेत्रों से चुने गए थे, 10 मुसलमानों द्वारा, 3 यूरोपीय द्वारा और 1 सिखों द्वारा। इस राज्य परिषद का प्रतिवर्ष आंशिक रूप से नवीकरण होना था। यद्यपि ये सदस्य
प्रायः 5 वर्ष के लिए बनने थे। इसका प्रधान वायसराय द्वारा नियुक्त होता था। सदस्यों को माननीय की उपाधि दी जानी थी। स्त्रियां सदस्यता के उपयुक्त नहीं समझी गईं। गवर्नर जनरल इस सदन को बुला स्थगित अथवा भंग कर सकता था। मताधिकार बहुत सीमित था। केवल वही लोग जिनकी आय 10,000 रुपए वार्षिक थी अथवा जो न्यूनतम 750 रुपए वार्षिक भूमि कर के रूप में देते थे, मत का अधिकार प्राप्त कर सकते थे। दूसरे प्रत्याशी को किसी विधानमंडल का अनुभव होना चाहिए अथवा वो किसी विश्वविद्यालय के सेनेट का सदस्य होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त वो उपाधिधारी भी होना चाहिए था। 1920 में भारत की 24 करोड़ की जनसंख्या में से केवल 17,364 व्यक्ति ही ये मताधिकार प्राप्त कर सके। निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा कहते थे। उसमें 145 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होने थे। मनोनीतों में से 26 शासनिक तथा 15 अशासनिक थे। 104 निर्वाचितों में से 52 साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में से, 32 सांप्रदायिक क्षेत्रों से, 30 मुसलमान तथा 2 सिख और 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से, 7 भूमिपतियों द्वारा, 9 यूरोपियों द्वारा और 4 भारतीय व्यापार समुदायों द्वारा निर्वाचित किए जाने थे। सभा का कार्यकाल 3 वर्ष था, परंतु गवर्नर जनरल की इच्छा पर बढ़ाया भी जा सकता था। पृष्ठ 394। ये याद रहे कि 1936 में निर्वाचित सभा 10 वर्ष के पश्चात भंग हुई। यहाँ भी मताधिकार बहुत सीमित था, यद्यपि वो राज्य परिषद जितना कम तो नहीं था। मतदाता 15 रुपए मासिक किराया देता हो अथवा 15 रुपए वार्षिक नगर पालिका का कर देता हो अथवा न्यूनतम 2,000 रुपए वार्षिक आय पर आय कर देता हो अथवा 50 रुपए वार्षिक भूमि कर देता हो। ऐसे लोगों की संख्या 1920 में 9 लाख रुपए लगभग ही थी। प्रांतों में स्थानों का बंटवारा जनसंख्या पर नहीं अपितु उनके महत्व पर था। उदाहरण के रूप में पंजाब सैनिक महत्व के कारण तथा बिहार और उड़ीसा को 12-12 स्थान मिले। यद्यपि पंजाब की जनसंख्या बिहार और उड़ीसा से 2/3 थी। मद्रास तथा बम्बई प्रत्येक को 16 स्थान मिले। यद्यपि बम्बई की जनसंख्या मद्रास से आधी थी। बम्बई का व्यापारिक महत्व था। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल को पर्याप्त शक्तियां दी गईं। यहाँ समस्त भारत के लिए कानून बना सकता था। भारतीय प्रजा तथा सरकारी अधिकारियों के लिए भी, चाहे वे भारत में हों अथवा विदेश में, किसी भी विद्यमान कानून को बदला अथवा रद्द किया जा सकता था। सदस्यों को प्रस्ताव अथवा उसे स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति थी, ताकि किसी महत्वपूर्ण विषय पर तुरंत विचार किया जा सके। उन्हें प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति थी। अल्पकालिक प्रश्न भी पूछे जा सकते थे। सदस्यों को बोलने का अधिकार तथा स्वतंत्रता थी, परंतु विधानमंडल पर कुछ नियंत्रण भी थे। निम्नलिखित विषयों पर विधेयक रखने से पूर्व गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक थी। क. विद्यमान कानून को अथवा गवर्नर जनरल के अध्यादेश को रद्द करना अथवा उसमें संशोधन करना। ख. विदेशी तथा देशी रियासतों से संबंध। ग. स्थल, नौ तथा वायुसेना का अनुशासन अथवा बनाए रखना। घ. सार्वजनिक ऋण तथा कर। ग. जनता के धर्म और धार्मिक रीति रिवाज। इसके अतिरिक्त यदि गवर्नर जनरल ये समझे कि किसी विधेयक से देश अथवा साम्राज्य की शक्ति तथा रक्षा का भय है, तो वो उस पर विचार रोक सकता था। यदि गवर्नर जनरल के आदेश पर विधानमंडल किसी विधेयक को पारित नहीं करता, तो गवर्नर जनरल क्राउन की अनुमति लेकर उसे पारित कर सकता था। वो अध्यादेश जारी कर सकता था और ये 6 मास तक वैध रहता। इसे साधारण कानून का महत्व प्राप्त था। गवर्नर जनरल की अनुमति किसी भी कानून के लिए आवश्यक थी। इससे स्पष्ट है कि गवर्नर जनरल के पास वास्तविक निषेधाधिकार है। बजट के विषय में ये कहा गया कि सरकार विधानसभा में उसे विनियोग मांगों के रूप में प्रस्तुत करेगी। कुछ मदें सभा के मतों पर निर्भर थीं, कुछ मदों पर बहस हो सकती थी और कुछ मदों पर वोट की तो बात ही नहीं, बहस भी नहीं हो सकती थी। इन परिवर्तनों पर विचार। ये कथन सत्य है कि इस एक्ट से केंद्र में उत्तरदायी सरकार नहीं अपितु अनुक्रियात्मक सरकार बन गई। कार्यकारी पार्षदों को विधानसभा का कोई अविश्वास प्रस्ताव हटा नहीं सकता था और वे अचल थे।
परंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि वे जो चाहे करें। वास्तव में उन्होंने कई बार सदन अथवा लोकमत के आगे सिर झुकाया। कुछ सदस्यों को सरकार की स्थायी समितियों जैसे वित्त समिति अथवा सार्वजनिक लेखा समिति पर नियुक्त किया गया, जहां वे सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते थे। प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर अथवा स्थगन प्रस्ताव रखकर सरकार की नीतियों को उघाड़ सकते थे। वे बजट को अस्वीकार कर सकते थे और सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर सकते थे। सभा भी निर्वाचित बहुसंख्या को यदि सुना न जाए तो वो सरकार के लिए कठिनाइयां अवश्य उत्पन्न कर सकती थीं। सबसे अधिक अनुत्तरदायी कार्यकारी पार्षद भी विधानमंडल की अनदेखी नहीं कर सकता था। प्रायः उन्हें सदन की बात माननी ही होती थी। पृष्ठ 395। प्रांतीय सरकार दोहरा शासन लागू करना। कार्यकारिणी क्षेत्र में परिवर्तन। 1919 के एक्ट से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया। जैसे मांटफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया था, प्रांत हैं जहां पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें हमें अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिकाधिक वैधानिक तथा प्रशासनिक स्वतंत्रता देनी होगी। एक्ट की प्रस्तावना में भी यही विचार व्यक्त किए गए थे। इस उद्देश्य से प्रांतों में दोहरी प्रशासनिक प्रणाली आरंभ की गई। इससे प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने उन पार्षदों की सहायता से करता था जिन्हें वो मनोनीत करता था, और वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जिन्हें वो निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त करता था। ये लोग सदन के प्रति उत्तरदायी थे, परंतु वे गवर्नर की इच्छा पर ही पदों पर बने रह सकते थे। सपरिषद राज्य सचिव तथा सपरिषद गवर्नर जनरल को इन विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार बहुत सीमित था, परंतु आरक्षित विषयों में ये अधिकार पूर्ण रूपेण बना रहा। आरक्षित विषय ये थे: वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशनें, आपराधिक जातियां, छापाखाने, समाचार पत्र, सिंचाई तथा जलमार्ग, खाने, कारखाने, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक झगड़े, मोटर गाड़ियां, छोटी बंदरगाहें, अपवर्जित क्षेत्र और सार्वजनिक सेवाएं। हस्तांतरित सूची में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, कृषि सहकारी समितियां, पशु चिकित्सा विभाग, मत्स्य पालन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान इत्यादि सम्मिलित थे, जिन पर मंत्री लोग गवर्नर को परामर्श देते थे। इन हस्तांतरित विषयों में निर्णयों के लिए मंत्रियों को मिलकर नहीं बैठना होता था और गवर्नर मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से मंत्रणा करता था, अर्थात मंत्रिमंडल की भावना नहीं थी। दोनों विषयों से संबंधित मामलों में, विशेषकर करों के बंटवारे में, दोनों भागों में सम्मिलित मंत्रणा होती थी और गवर्नर का निर्णय अंतिम होता था। विधान संबंधी परिवर्तन। प्रांतीय विधान मंडलों में भी परिवर्तन हुए। प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया, जो कि सभी प्रांतों में भिन्न भिन्न था। इन प्रांतीय परिषदों में कम से कम 70% सदस्य निर्वाचित होते थे। 20% से अधिक शासकीय नहीं थे, शेष मनोनीत होते थे। प्रांतों में संख्या इस प्रकार थी। यहाँ पर तालिका दी गई है, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। पहले में प्रांत, दूसरे में निर्वाचित सदस्य, तीसरे में शासनिक, चौथे में अशासनिक मनोनीत और 5वें में कुल संख्या। मद्रास प्रांत में निर्वाचित सदस्य थे 98 और शासनिक 11। अशासनिक मनोनीत सदस्य थे 23 और इनकी कुल संख्या थी 132। बम्बई प्रांत में निर्वाचित सदस्य थे 86, शासनिक सदस्य 19, अशासनिक मनोनीत सदस्य 9 और कुल संख्या इनकी थी 114। बंगाल प्रांत में निर्वाचित सदस्य संख्या थी 114 और शासनिक सदस्य संख्या थी 16, अशासनिक मनोनीत सदस्य थे 10, कुल संख्या इनकी थी 140। संयुक्त प्रांत में निर्वाचित सदस्य संख्या थी 100, शासनिक सदस्य संख्या थी 17 और अशासनिक मनोनीत सदस्य संख्या थी 6, इनकी कुल संख्या थी 123। पंजाब प्रांत में निर्वाचित सदस्य संख्या थी 71, शासनिक सदस्य संख्या 15,
अशासनिक मनोनीत सदस्य संख्या 8 और कुल संख्या 94। बिहार और उड़ीसा प्रांत में निर्वाचित सदस्य 76, शासनिक सदस्य संख्या 15, अशासनिक मनोनीत सदस्य संख्या 12 और कुल संख्या 103। मध्य प्रांत में निर्वाचित सदस्य संख्या 76, शासनिक सदस्य संख्या 15 और अशासनिक मनोनीत सदस्य संख्या 12, कुल इनकी संख्या थी 103। आसाम प्रांत में निर्वाचित सदस्य संख्या थी 39, शासनिक सदस्य संख्या थी 7, अशासनिक मनोनीत सदस्य संख्या थी 7 और कुल संख्या थी 53। बिहार और उड़ीसा प्रांत में निर्वाचित सदस्य संख्या थी 76, शासनिक सदस्य संख्या 15, अशासनिक मनोनीत सदस्य संख्या 12 और कुल संख्या 103। आसाम प्रांत में निर्वाचित सदस्य संख्या 39, शासनिक सदस्य संख्या 7, अशासनिक मनोनीत सदस्य संख्या 7 और कुल संख्या 53। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में निर्वाचित सदस्य संख्या थी 39, शासनिक सदस्य संख्या थी 7, अशासनिक मनोनीत सदस्य संख्या थी 7 और कुल संख्या थी 53। तालिका समाप्त। पृष्ठ 396। प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव की विधि सीधी थी। प्राथमिक मतदाता सदस्यों को चुनते थे, परंतु मतदाताओं के लिए अधिक संपत्ति की योग्यताएं, सांप्रदायिक तथा वर्गीय चुनाव मंडलों को तथा कुछ संप्रदायों को विशेष महत्व देना इन चुनावों की विशेषता थी। प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यक्षेत्र में भी विस्तार हुआ। सदस्यों को बोलने का अधिकार तथा स्वतंत्रता थी। वे प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, किसी भी प्रांतीय विषय पर कानून बनवा सकते थे। यद्यपि प्रत्येक पारित विधेयक पर गवर्नर की सहमति आवश्यक थी। सदस्य बजट को अस्वीकार भी कर सकते थे। यद्यपि गवर्नर चाहे तो उसे उनकी अनुमति के बिना भी उसे पारित कर सकता था। इन प्रांतीय सुधारों पर विचार, ये दोहरी शासन प्रणाली जो 1 अप्रैल 1921 को आरंभ की गई, 1 अप्रैल 1937 तक चलती रही। यद्यपि बंगाल में 1924 से 1927 तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक ये कार्य नहीं कर सकी। कार्यान्वित करते समय निम्नलिखित दोष सन्मुख आए। 1. प्रशासन को 2 स्वतंत्र भागों में बांटना राजनीति के सिद्धांतों तथा व्यवहार के विरुद्ध था। विषयों का आरक्षित तथा हस्तांतरित होना भी अव्यावहारिक था, क्योंकि मंत्री अथवा कार्यकारी पार्षद एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए सिंचाई तो आरक्षित विषय था और कृषि हस्तांतरित, परंतु स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे से अविभेद्य हैं। इसी प्रकार उद्योग को जो हस्तांतरित था, जल शक्ति, कारखानों तथा खानों से जो आरक्षित थे, कैसे पृथक किया जा सकता था। 2. दोनों शाखाओं के बीच उद्देश्य की एकता भी नहीं हो सकती थी। उदाहरण के रूप में जब सिख गुरुद्वारों का आंदोलन चल रहा था तो प्रश्न शांति और व्यवस्था का था, परंतु धार्मिक संस्थान चूंकि हस्तांतरित विषय था, इसलिए शांति और व्यवस्था का कार्यकारी पार्षद कुछ नहीं कर सकता था। 3. कई बार तो ये भी स्पष्ट नहीं था कि कौन सा विषय आरक्षित और कौन सा हस्तांतरित है। C.Y. चिंतामणि जो संयुक्त प्रांत के मंत्री थे, उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया है। 1921 में धृत क्षेत्र उपखंडन के विषय में एक जांच आरंभ की गई थी। जांच कृषि विभाग हस्तांतरित ने की थी। 1 वर्ष के पश्चात जब रिपोर्ट दी गई तो पता लगा कि प्रश्न से भूमि कर विभाग आरक्षित को निपटाना चाहिए था। 2 वर्ष के परिश्रम के पश्चात पता लगा कि ये प्रश्न तो सहकारी विभाग हस्तांतरित का था। 4. प्रायः प्रशासन के दोनों भाग आपस में विरोधी होते थे। मंत्री लोग जनता के प्रतिनिधि थे और जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते थे, और कार्यकारी पार्षद नौकरशाही के लोग होते थे। कई बार वे सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की आलोचना करते थे और गवर्नर सदैव कार्यकारी पार्षदों का ही समर्थन करता था। 5. एक प्रकार से मंत्री की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसे 2 स्वामियों को प्रसन्न करना होता था, गवर्नर को जो उसे नियुक्त करता था और जिसकी इच्छा पर वो मंत्री बना रहता था, और विधान परिषद को जो उसे अपना प्रतिनिधि समझती थी और जिसकी इच्छा से ही प्रायः वो मंत्री बना रह सकता था। अतएव प्रायः मंत्री लोग गवर्नर की इच्छा के अनुकूल ही कार्य करते थे, क्योंकि विधान परिषदों में कोई भी शक्तिशाली दल नहीं होता था।
इसलिए मंत्री को अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए शासक वर्ग की सहायता लेनी पड़ती थी और मंत्री लोग सरकार के ही पक्षपाती होते थे। 6. गवर्नरों ने स्वयं ही संयुक्त उत्तरदायित्व को पनपने नहीं दिया। कई बार मंत्री लोग भी आपस में एक दूसरे की आलोचना करते रहते थे। 7. कई महत्वपूर्ण विषयों में तो मंत्री से मंत्रणा भी नहीं की जाती थी। गांधी जी की गिरफ्तारी 1930 से 31 में असहयोग आंदोलन को दबाने इत्यादि अनेक ऐसी घटनाएं थीं जिसमें मंत्री लोग दर्शकों की तरह मूक बैठे रहते थे। 8. मंत्री लोगों का अपने विभाग पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं होता था। विभागीय सचिव, जो नौकरशाही से होता था, गवर्नर से साप्ताहिक बैठक करता था। प्रायः उसी का सुझाव मंत्री का नहीं, गवर्नर को मान्य होता था। जब कभी भी मंत्री और अधिकारियों में मतभेद होता था, मामला गवर्नर के पास जाता था और वो सदैव अधिकारी वर्ग का समर्थन करता था। पृष्ठ 397। जैसे कि पीएन मसालदान ने